Good morning, good evening, good afternoon, everyone. Welcome back to your very own channel GST with Kaustav. तो सीए इंटरमीडिएट के जीएसटी का सीरीज़ चल रहा है अपना एंड उसमें बेसिक्स ऑफ जीएसटी जो जीएसटी का पूरा जो समरी है वो लेक्चर 1 में कवर किया था एंड आवर लेक्चर 2 वाज इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। उतना तक हम लोग ने कवर कर लिया। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सप्लाई। यहाँ से जीएसटी का मेन कहानी चालू होती है। तो सप्लाई चैप्टर में देखो, बेसिकली वी आर गोइंग टू कवर these two major sections in this chapter। एक है सेक्शन 7 एंड दूसरा सेक्शन 8। सेक्शन 7 के अंदर शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 पढ़ेंगे हम लोग। ये बेसिकली सेक्शन 7 इज ऑल अबाउट, ये सेक्शन इज ऑल अबाउट सप्लाई और नॉट। मतलब कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन वो सप्लाई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, तो वो सेक्शन 7 के तहत होती है। एंड दूसरा सेक्शन इज सेक्शन 8 विच सेज अबाउट कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। तो पहले तो ये एक ब्रीफ मतलब सेक्शन का लिस्ट है। ये चैप्टर में 2 ही सेक्शन है। बिफोर गोइंग डीपर इनटू द चैप्टर, आई वुड like to discuss few important concepts before jump into the chapter, right? Chalo, let's start. Our first concept is meaning of goods and services। पूरा जीएसटी में गुड्स किसको बुलाएंगे एंड सर्विसेज किसको बुलाएंगे वो यहाँ पे सीखना है। देखो, एनीथिंग सप्लाइड अदर देन गुड्स और सर्विसेज इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई। सप्लाई सप्लाई कहलाने के लिए 2 इम्पॉर्टेंट मतलब सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का ही सप्लाई हो सकती है। इसके बाहर कुछ भी होगा तो वो सप्लाई के दायरे में नहीं आते हैं। ओके, देखो, गुड्स में एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, क्या कहा? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड विच इंक्लूड्स, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है विच इंक्लूड्स मतलब गुड्स इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। जो आपका एक्शनेबल क्लेम है ना, एक्शनेबल क्लेम में भी ओनली एलबीजी का मतलब लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग ये ही इंक्लूड होंगे। बाकी के एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स एंड सर्विस के डेफिनेशन में नहीं आते हैं। एंड जो ये लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग है ये गुड्स माना जाता है। फिर दूसरा पॉइंट है, कुछ भी आपका ग्रोइंग क्रॉप्स हो गया, ग्रास हो गया, या फिर कोई भी थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, मतलब ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, जो एडवर्टाइज वाले साइन बोर्ड्स रहते हैं ना, कई बार आप लोग रास्ते में जाते जाते देखते हो कि एक ज़मीन में वो एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड लगा हुआ है, तो दैट विल बी ऑल्सो टर्म्ड एज गुड्स अंडर जीएसटी। ठीक है, ये कौन कौन सा चीज़ गुड्स में आते हैं। एंड ये गुड्स एंड सर्विस, ये देखो, फिर दूसरा पार्ट में हम लोग सीखेंगे सर्विस। सर्विस का डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग अदर देन गुड्स, मतलब जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। ठीक है, सर्विस इंक्लूड्स एक तो यूज़ ऑफ मनी, मतलब जो बैंकिंग सर्विसेज है, या फिर मनी चेंजर का जो सर्विस है। मनी चेंजर मतलब चेंज इन द फॉर्म, करेंसी या फिर डिनोमिनेशन ऑफ मनी, ये बिजनेस जो है दिस विल बी कवर्ड अंडर सर्विसेज। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो गुड्स या फिर सर्विसेज का जो डेफिनेशन है दैट एक्सक्लूड्स, ये स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर रहा है जो मनी है वो
एंड सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स एट्सेट्रा। तो मनी, शेयर्स, debentures, bonds, these things are excluded from the definition of supply। ठीक है। एंड जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, सप्लाई मानने के लिए कोई भी घटना को सप्लाई बुलाने के लिए एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टेस्ट हम लोग करेंगे विच इज़ ABC टेस्ट। इसका A का मतलब है एक्टिविटी, B स्टैंड्स फॉर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी होना चाहिए, एंड C का मतलब फॉर अ कंसिडरेशन, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो एक्टिविटी देखो, अभी कुछ डेफिनेशंस आएंगे, ये क्लैरिफिकेशन जो है ये एंड में सीखेंगे। फर्स्ट है बिजनेस एक्टिविटी, मतलब ये जो ABC टेस्ट में जो एक्टिविटी है ना, जो उसमें जो हम लोग ने जो सीखा, जो बिजनेस पर्पस, अभी बिजनेस पर्पस में क्या क्या चीज़ फॉल करता है, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन एट्सेट्रा, एक्विजिशन ऑफ गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स। कब एक्विजिशन होना चाहिए, एक तो स्टार्ट में, नहीं तो बिजनेस बंद होते टाइम, स्टार्ट या फिर एंड ऑफ द बिजनेस। फिर प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज़ बाय क्लब एसोसिएशन, कई बार ये जो क्लब्स वगैरह होते हैं ना, ये अपने मेंबर लोगों को एक नॉमिनल कंसिडरेशन के हिसाब कंसिडरेशन लेके कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये चीज़ भी बिजनेस एक्टिविटी माना जाएगा। फिर एडमिशन टू एनी प्रेमाइसिस विद कंसिडरेशन, मतलब कोई अम्यूज़मेंट पार्क हो गया, म्यूज़ियम हो गया, तो वो भी बिजनेस एक्टिविटी है। फिर देखो सर्विसेज एज एन होल्डर ऑफ ऑफिस एक्सेप्टेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ ट्रेड प्रोफेशन, मतलब जो गवर्नमेंट में पोस्ट होल्ड करते हैं ना लाइक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो ये सब लोग इनको बोलते हैं होल्डर ऑफ एनी ऑफिस। तो इनका जो सर्विस है ये भी बिजनेस एक्टिविटी में ही आते हैं। फिर सर्विसेज बाय टोटलाइजर या फिर बुक मेकर, अभी ये टोटलाइजर बुक मेकर कौन होते हैं, टोटलाइजर या फिर बुक मेकर जो है ये ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस वाला जो अपना चीज़ है, उसमें जो रेस क्लब में ये टोटलाइजर एंड बुक मेकर, यही लोग जो बेटिंग होता है वो बेटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये वाला सर्विस भी बिजनेस एक्टिविटी माना जाता है। एंड एनी एक्टिविटी बाय द गवर्नमेंट, बी इट सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोले तो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, फिर लोकल अथॉरिटी भी हो सकती है। तो सेंट्रल, स्टेट, लोकल अथॉरिटी, व्हेन दे एक्ट एज पब्लिक अथॉरिटीज़, तो ये उनका जो पब्लिक अथॉरिटी के हिसाब से जो सर्विसेज है ये भी बिजनेस एक्टिविटी में कंसिडर होते हैं। फिर एक्सेप्शन टू बिजनेस मतलब बी रूल, जो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। एक तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस जब होती है उसके साथ ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन है, एंड इवन इफ फॉर पर्सनल यूज, मतलब यहाँ पे बिजनेस कंसिडरेशन नहीं भी, मतलब यहाँ पे बिजनेस कनेक्शन नहीं भी हुआ तब भी सप्लाई माना जाएगा। तो क्या कहा मैंने, एक जब इंपोर्ट ऑफ सर्विस होती है वो केस में अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस इज फॉर अ कंसिडरेशन, तो इवन इफ द सेम इज नॉट फॉर बिजनेस पर्पस, मतलब किसी ने कोई पर्सनल पर्पस के लिए भी विथ कंसिडरेशन अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया, तो देन ऑल्सो इट इज़ अ सप्लाई, दिस इज एन एक्सेप्शन। फिर जो GST में रिलेटेड, जी कई बार आप लोग को
आप लोगों के सामने ये चीज़ उठ के आएगा, रिलेटेड पर्सन। तो यहाँ पे रिलेटेड पर्सन का मतलब क्या होता है वो सीखना है। वन इज अ सोल एजेंट या फिर सोल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ अदर। तो पॉइंट्स जो हाईलाइटेड है वो पोर्शन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो क्या है, जो एक पर्सन दूसरे पर्सन का सोल एजेंट नहीं तो सोल डिस्ट्रीब्यूटर है। फिर ऑफिसर्स या फिर डायरेक्टर्स ऑफ ईच अदर्स बिजनेस, लीगली रिकग्नाइज्ड पार्टनर्स, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है जहाँ पे, मतलब जहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है वो केसेस। फिर कॉमन कंट्रोल, ये आप लोग अकाउंट्स में सीखते हो, मतलब सीए इंटर में तो है नहीं। कॉमन कंट्रोल का क्या मतलब है, कॉमन कंट्रोल बाय अ थर्ड पर्सन। अभी देखो, एक कंपनी है कंपनी ए एंड दूसरा कंपनी है कंपनी बी, राइट। तो कंपनी ए में भी एंड कंपनी बी में भी ये जो कंपनी सी है, कंपनी सी होल्ड्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 25% ऑफ वोटिंग राइट्स इन बोथ कंपनी ए एंड कंपनी बी। तो यहाँ पे कंपनी ए एंड कंपनी बी will be related persons because a third person, that is company C, is having common control। तो ये दोनों कंपनी ए कंपनी बी या फिर कंपनी ए कंपनी सी ये सारा आपस में रिलेटेड पर्सन्स है। एंड दूसरा क्या है, वन कंट्रोल्स द अदर, मतलब अगर कंपनी बी ए को कंट्रोल कर रही है वो केस में ये दोनों भी रिलेटेड पर्सन के डेफिनेशन में आ जाएंगे। या फिर टुगेदर कंट्रोल अ थर्ड पर्सन, मतलब कंपनी ए टुगेदर मीन्स का क्या मतलब, टुगेदर कंट्रोल का क्या मतलब है, कंपनी ए एंड कंपनी बी दोनों मिलके कंपनी सी को कंट्रोल कर रही है। मतलब कंपनी ए के पास 15% शेयर है, कंपनी बी के पास 15% शेयर है। तो ये केस में रिलेटेड पर्सन के डेफिनेशन में आते हैं। फिर मेंबर ऑफ सेम फैमिली, अगर दो पर्सन जो सेम फैमिली में बिलोंग करते हैं, मीन्स इंडिविजुअल, स्पाउस, पेरेंट्स एट्सेट्रा, तो ये लोग भी आपस में रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। अभी अबव पर्सन्स प्लस डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर सेक्शन 25 आर कंसिडर्ड एज रिलेटेड पर्सन इन जीएसटी। जो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है ना, ये वाले कॉन्सेप्ट जो एक आएगा, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन्स अंडर सेक्शन 25, ये भी रिलेटेड पर्सन ही माने जाते हैं। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड पर्सन्स। अभी डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन होता क्या है, देखो यहाँ पे एक पैन नंबर है, ये पैन नंबर के अंडर एक तो रजिस्ट्रेशन 1 है महाराष्ट्र में, रजिस्ट्रेशन 2 लेके रखा है महाराष्ट्र में, रजिस्ट्रेशन 3 लेके रखा है हरियाणा में, रजिस्ट्रेशन 4 लेके रखा है वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पे देखो एक सेम पैन नंबर के अंडर 4 रजिस्ट्रेशन है। वेदर, अभी यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, ये जो अलग अलग रजिस्ट्रेशंस लेके रखा है ना, दिस कुड बी इन द सेम स्टेट और इन डिफरेंट स्टेट्स, दैट डजंट रियली मैटर। अभी इतने जो रजिस्ट्रेशन 1 रजिस्ट्रेशन, ये जो रजिस्ट्रेशन 1 रजिस्ट्रेशन 2 रजिस्ट्रेशन 3 रजिस्ट्रेशन 4, ये सब आपस में डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन्स बुलाते हैं। ये सब आपस में डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन्स होते हैं। एंड डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है, इसका मतलब है रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में फॉल कर गया
अंडर सेक्शन 25। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्टॉक ट्रांसफर। स्टॉक ट्रांसफर मतलब जो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स होता है ना, जिसको हम आप लोग आपका जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स है उसमें आप लोग जो आईडीटी बोलते हो, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स, वही है स्टॉक ट्रांसफ़र। तो इसके दो केसेस है, एक एक केस में डीम्ड सप्लाई मान के चलेंगे, दूसरा केस में नॉट अ सप्लाई। तो कब डीम्ड सप्लाई होगा, कब नॉट अ सप्लाई होगा, वही सीखना है। डीम्ड सप्लाई के केस देखो, जहाँ पे सप्लायर एंड रेसिपिएंट बोथ आर रजिस्टर्ड, वो केस में इनवॉइस अमाउंट इज कंसिडर्ड एज वैल्यू ऑफ सप्लाई इफ द रेसिपिएंट इज एबल टू बुक फुल आईटीसी ऑन सच सप्लाईज। इसका पूरा डिस्कशन बाद में होगा आईटीसी चैप्टर में एंड वैल्यूएशन चैप्टर में। अभी के लिए इतना याद रखो कि जहाँ पे ये जो स्टॉक ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ पे इफ़ द रेसिपिएंट इज़ एबल टू बुक द फुल आईटीसी ऑन सच सप्लाईज, तो वो केस में जो इनवॉइस अमाउंट है दैट विल बी टेकन एज वैल्यू ऑफ सप्लाई। एंड नॉट अ सप्लाई कब होगा, जहाँ पे सप्लायर एंड रेसिपिएंट यूनिट आर अंडर सेम रजिस्ट्रेशन। मतलब एक ही रजिस्ट्रेशन है, उसके अंडर दो यूनिट है, एक तो यूनिट 1 यूनिट 2। यहाँ यूनिट 1 सप्लायर है, यूनिट 2 रेसिपिएंट है। यूनिट 1 ने यूनिट 2 को कुछ स्टॉक ट्रांसफ़र किया, दिस इज़ नॉट अ सप्लाई। तो क्या कहा मैंने, जब एक सेम रजिस्ट्रेशन के अंदर दो यूनिट है, वो दोनों यूनिट आपस में स्टॉक ट्रांसफ़र कर रहे तो नॉट अ सप्लाई। एंड जहाँ पे सप्लायर यूनिट एंड रेसिपिएंट यूनिट बोथ आर रजिस्टर्ड, मतलब सप्लायर जो यूनिट है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है एंड रेसिपिएंट यूनिट का रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है, वो केस में डीम्ड सप्लाई करा दिया जाएंगे। फिर गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, देखो जहाँ पे ये जो गिफ्ट है ना, इसका क्यूमुलेटिव वैल्यू इज ग्रेटर देन 50,000 मेड विदाउट कंसिडरेशन इन अ फाइनेंशियल ईयर। मतलब ये कैसे चेक करेंगे, फाइनेंशियल ईयर वाइज। एक पूरा फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई एम्प्लॉयर ने उसका एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, अगर उसका कुल मिला के जो वैल्यू होता है सप्लाई का दैट एक्सीड्स 50,000 रुपीज़ विदाउट कंसिडरेशन, वो केस में तो उसको हम लोग सप्लाई मान के चलेंगे। आप लोगों का भी क्वेश्चन आएगा, सप्लाई सर किसको मानेंगे, वो ऊपर वाला पोर्शन को या पूरा? अरे पूरा को, ऊपर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, पूरा को ही सप्लाई मान लेंगे एंड अकॉर्डिंगली टैक्स चार्ज हो जाएगा। फिर एक क्लैरिफिकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, ये भी अभी करा देते हैं। देखो, इफ सर्विसेज सच एज मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस, क्या क्या है, सर्विसेज एज अ मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, हेल्थ मतलब जिम, फिटनेस केयर एट्सेट्रा, प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय is not subject to GST as this part of this is a part of CTC। CTC का हम लोग हमेशा बोलते हैं CTC, CTC का पूरा होता है कॉस्ट टू कंपनी। तो अभी कोई एम्प्लॉयर ने उसका एम्प्लॉय को इन एडिशन ये सब परक्विजिट्स प्रोवाइड किया फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या क्या है, एक तो कोई क्लब में मेंबरशिप दे दिया, कोई जिम, हेल्थ केयर, ये सब का फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया विदाउट चार्जिंग एनीथिंग। सो दिस विल बी कवर्ड, दिस विल नॉट बी कवर्ड अंडर सप्लाई, बिकॉज यहाँ पे मेन क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के वजह से इसको सप्लाई नहीं मानते हैं। ये एक क्लैरिफिकेशन था बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, ओके। तो ये अपना सप्लाई चैप्टर का कुछ पढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स था। इसके बाद हम लोग सप्लाई के सेक्शन नंबर 7 एंड सेक्शन 8 कवर करेंगे।
उसके बाद देयर आर फ्यू क्लैरिफिकेशंस, वो डिस्कस करेंगे एंड विल रैप अप दिस चैप्टर. राइट गाइस? या तो गाइस, सप्लाई चैप्टर में डिटेल सेक्शन 7-8 का डिटेल पढ़ने से पहले एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये सीख लेते हैं पहले. सप्लाई को दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ सप्लाई. ठीक है, एक तो इंट्रा स्टेट, दूसरा है इंटर स्टेट. अभी इंटर के जो इंटर का जो मतलब है वो तो आपको पता ही है. इंट्रा मतलब विद इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी, एंड इंट्रा स्टेट कब होता है? जब टू डिफरेंट स्टेट्स आर कंसर्न्ड. तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भला क्या है? देखो, पहले एक साइड में रखो लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड दूसरा साइड में प्लेस ऑफ सप्लाई. अगर लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ये दोनों के बीच कोई बॉर्डर एग्जिस्ट करता है, ये बॉर्डर क्या है? एक तो रियल बॉर्डर. रियल बॉर्डर मतलब दो स्टेट के बीच में बॉर्डर, या फिर दो यूनियन टेरिटरी के बीच में बॉर्डर, या फिर कंट्री के बीच में बॉर्डर आता है, तो दिस इज रियल बॉर्डर. एंड वर्चुअल बॉर्डर का क्या मतलब है? यहाँ पे वर्चुअल बॉर्डर का ये मतलब है 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट या फिर SEZ यूनिट. ये सब में अगर कोई सप्लाई हो रहा है तो वो केस में उसको इंटरस्टेट सप्लाई मान के चलेंगे एंड इसको वर्चुअल बॉर्डर ट्रीट करते हैं. तो क्या कहा मैंने? देखो, लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ये दो चीज़ अगर अलग अलग स्टेट में या फिर अलग अलग यूनियन टेरिटरी में हो रहा है तब वो केस में दिस विल बी कंसिडर्ड एज इंटरस्टेट सप्लाई. एंड अगर ये दो घटना सेम जगह पे है, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई भी साइड, ये अपना साइड ए है, ये साइड बी है, अगर दोनों ही घटना साइड ए में, मतलब कोई बॉर्डर बीच में नहीं आता है, तो वो केस में दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर इंट्रास्टेट सप्लाई. राइट? ये डायग्राम आप लोग रिवीजन के टाइम पे देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. अभी इसका इम्पैक्ट क्या है वो सीखना है. देखो, इंट्रास्टेट के केस में लॉ मेकिंग पावर जो है ना, यहाँ पे शेयर्ड लॉ मेकिंग पावर विथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट है. एंड इंट्रास्टेट के केसेस में CGST एक्ट 2017 एंड SGST UTGST एक्ट 2017 इज एप्लीकेबल. जहाँ पे CGST एक्ट एप्लीकेबल होता है वहाँ पे टैक्स पेयर ये उतना रेलिवेंट है नहीं. बस इतना याद रख लो, इंटरस्टेट के केस में, मतलब जो इंट्रा स्टेट के केसेस है सेम स्टेट वाला, यहाँ पे जो टैक्स, मतलब जो GST पेएबल अमाउंट आएगा ना, ये दो हिस्सा में बट जाएगा. 50% CGST एंड अनादर 50% विल बी योर SGST. एंड दूसरा पार्ट में आ जाओ, इंटरस्टेट क्या होता है? यहाँ पे एक्सक्लूसिव लॉ मेकिंग पावर विथ सेंट्रल गवर्नमेंट वाइड आर्टिकल नंबर 246A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो आर्टिकल नंबर 246 ने ये पावर दिया है एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट को टू चार्ज टैक्सेस ऑन इंटरस्टेट केसेस. तो यहाँ पे IGST एक्ट 2017 विल बी एप्लीकेबल एंड द टैक्स इज पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो टैक्स कलेक्ट कर रही है उसको क्या करेगा? इसका 50% सेंट्रल गवर्नमेंट रिटेन करेगा एंड बाकी के 50% डेस्टिनेशन स्टेट को अपफ्रंट पे कर देगा, अपफ्रंट पेमेंट कर देगा. डेस्टिनेशन स्टेट बोले तो
प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पे है वो स्टेट। तो 50% रिटेन कर रहा है, 50% डेस्टिनेशन स्टेट को अपफ्रंट दे रहा है। एंड जो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिटेन किया ना, ये पहले तो दिस अमाउंट गोज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पहले ये अमाउंट जाएगा एंड वहाँ से इसका 42% सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका 42%, ये जो 50% है ये पहले जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। फिर वहाँ से री रूटिंग होता है, इसको आप लोग याद रख लो, री रूट 42%। फिर स्टेट्स को बांटते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट रूट्स टू डिफरेंट स्टेट्स लेटर ऑन। मतलब स्टेट्स के एक्सपेंसेस के लिए, मतलब स्टेट्स को उनका खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट फिर से बाद में वो प्रोवाइड करा के चलता है उसी फंड से। ठीक है, आई होप दिस डायग्राम इज़ वेरी मच क्लियर। तो एक्चुअली यही चीज़ के ऊपर आप लोगों का बहुत सारा चीज़ बाद में डिस्कशन होगा, तो ये चीज़ अच्छे से देख लो। चाहिए तो आप लोग पॉज करके इसको आपके कॉपी में नोट डाउन भी कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। एंड किसी को अगर मेरा बुक खरीदना है तो उसको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको मिल जाएंगे सारा कुछ। चलो, यहाँ से अपना मेन कंटेंट चालू होता है। सप्लाई वाला, सप्लाई क्या है? एक काम करें, ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। मैं काम करता हूँ, अभी तक सप्लाई का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सीखे हम लोग, तो उसको मैं पार्ट ए के नाम से, लेक्चर 3 पार्ट ए के नाम से अपलोड करूँगा। एंड बाकी का अपना जो मेन डिस्कशन है सप्लाई का, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 का, उसको मैं लेक्चर 3 पार्ट बी करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो, हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। एंड अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे सप्लाई पार्ट बी, लेक्चर 3 पार्ट बी। एंड ये जो लेक्चर है लेक्चर 3 पार्ट ए, राइट। चलो गाइज, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।